Hello friends. So in this video we are going to the third section, that is the section for data interpretation and logical reasoning for the question paper of MGNF 2021. Now before starting this section, there are some points that I need to mention. The previous two sections, that is the section for GK and the section for mathematical reasoning, have already been solved and uploaded. You can watch those sections if you want those videos. Now secondly, if you think that the pace of the video, जो वीडियो की स्पीड है वो स्लो है, so you can go in the settings and increase the pace of the video. That way you can save your time. Okay, so now let us start with this this section. So section will start with question number 51. मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वर्जन ए है. So in this question paper it is a version A. I have version A. हमारे पास A वर्जन है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है. So let us start. Now you can see this question have a graph. ग्राफ जो है हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर है और एम्प्लॉयज़ है, और ये वैल्यूज़ किस फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल सेल्स जो है वो करोड्स में है, एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो इन करोड्स एंड एम्प्लॉयज़ इज़ इन हंड्रेड्स. सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास पर ईयर के लिए जो वैल्यूज़ है. फॉर एग्जांपल 2010 की अगर हम बात करें, 2010 में जो भी वैल्यूज़ है वो हमें स्पेसिफाइड नहीं है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की वैल्यू हम सिर्फ गेस कर सकते हैं. यहाँ से कैसे गेस कर सकते हैं? एम्प्लॉयज़ का अगर देखें हम, एम्प्लॉयज़ कौन से, ये ग्रीन वाला जो लाइन है, आई एम ड्राइंग इट हेयर, दिस इज़ द ग्रीन लाइन इज़ फॉर एम्प्लॉय. तो अगर हम ये ग्रीन लाइन को देखें तो 2010 में ये अप्रॉक्सीमेटली 0 और 20 के बीच में आ रहा है. दिस इज़ कमिंग राइट बिटवीन 0 एंड 20. सो हम देख सकते हैं ये इसकी वैल्यू 10 होगी. यहाँ पे द वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10. सिमिलरली 2011 में देखें तो वैल्यू इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन 10, तो हम ले सकते हैं इसको 15 ले सकते हैं. एंड 2020 में भी इसको हम 15 ले सकते हैं. नाउ इसका मेथड यही है, इसमें हमें वैल्यूज़ स्पेसिफाइड नहीं की हुई है, सो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेके चलना पड़ेगा. सिमिलरली हम अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर आई एम शोइंग विद ब्लू कलर, सो यू कैन सी दिस इज़ द लाइन फॉर एक्सपेंडिचर. सॉरी, वेट अ सेकेंड. या दिस इज़ द लाइन फॉर एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर में देखें अगर हम, तो यहाँ पे 2012 में एंड वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, द ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 100 से ऊपर, तो हम बोल सकते हैं 105. थोड़ी सी ऊपर है, एकदम सेंटर पे भी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए 105 मान सकते हैं. 2011 में देखें अगर हम, तो 100 से थोड़ी सी नीचे है, तो हम 95 बोल सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी? 95 हो जाएगी. सिमिलरली अब हम सेल्स वाले ग्राफ की बात करें. सेल्स वाला ग्राफ आई एम शोइंग इट हेयर विथ रेड. सो दिस इज़ द सेल्स ग्राफ, यू कैन सी दिस इज़ द सेल्स ग्राफ. सो सेल्स ग्राफ में अगर हम 2012 की बात करें तो सेल्स ग्राफ की यहाँ पे जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 120 जा रही है, तो इट इज़ 120. नाउ 2011 में देखें तो 100 से ऊपर है, बट सेंटर पे नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये 105 होगी. तो आप समझ गए हमें ग्राफ को रीड कैसे करना है. सो इन दिस वे वी विल रीड दिस ग्राफ. नाउ मूविंग ऑन टू द questions. What are the questions? Let us see the questions. Now here one thing again, an important thing is mentioned, that is the profit is equals to sales minus expenditure. जितनी भी सेल्स है और जितनी भी एक्सपेंडिचर है किसी भी साल के लिए, उसका हम डिफरेंस लेंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. सो ये इन्फॉर्मेशन आगे हमारे यूज़ आएगी. पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर. सो
क्वेश्चन नंबर 51 इज आस्किंग अबाउट द प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर. Okay, question number 52. Let us see question number 52. Sales per employee. So question number 52 में आप देखें sales per employee है. Let me use another color. I am using pink color. So sales per employee. Again, question number 53 देखें तो sales per expenditure. I am using green color for here. So sales पर एम्प्लॉय. ओके, तो हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी. ग्राफ से हमें सेल्स की पर ईयर की अलग निकालनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयज़ की अलग से निकालनी पड़ेंगी और फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ बिट लेंथी क्वेश्चन. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिस्टमेटिक तरीका है कि आप एक टेबल बना लें. सो आपकी ईज़ के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना दी है. आपने यहाँ देख लिया हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है. हमें वैल्यूज़ कौन कौन सी निकालनी है? हमें वैल्यूज़ निकालनी है प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर, सेल्स अपॉन एम्प्लॉय एंड सेल्स अपॉन एक्सपेंडिचर. ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है. इट इज़ एक्सपेंडिचर. सो टेबल बनाने के लिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. हम टेबल बनाएंगे एक, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दी है. आप देख सकते हैं दिस इज़ द टेबल. तो टेबल में आप देख सकते हैं, हम टेबल कैसे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल सारे ईयर्स मेंशन है. यहाँ पे सारे ईयर्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशनड है. सारे ईयर्स के बाद हमारे पास सबका सेल्स मेंशनड है, एक्सपेंडिचर मेंशनड है, एंड वी हैव एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, वी हैव प्रॉफिट हमने निकाला था. प्रॉफिट की इक्वेशन क्या थी? प्रॉफिट थी सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब दिस डिफरेंस. ठीक है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे हमारे पास से प्रॉफिट आ जाएगा. नाउ प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर के लिए भी हमारे पास एक कॉलम है. दिस इज द कॉलम फॉर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर. वी हैव सेल्स अपॉन एम्प्लॉय एंड सेल्स एक्सपेंडिचर. ओके, अब हमें देखना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. सो क्वेश्चन वन बाय वन हम रीड करते हैं और इस टेबल से हम आंसर निकाल लेंगे. सो लेट अस सी first question. Question says profit per expenditure was highest in which year? So question number 51 says profit per expenditure was highest for which year? So we'll see profit per expenditure. So इस कॉलम की बात कर रहे हैं हम. इस कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? अगर आप देखें मैंने सबको रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस फॉर्म में डाल दिया. फॉर एग्जांपल मैंने 5/18 को 1/16 लिख दिया है, 5/85 को 1/17 लिख दिया है, 5/90 को 1/18 लिख दिया है. तो इससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन में इजी हो जाएगी. हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नंबर 18 है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो 18 आ रहा है. तो मतलब ये वैल्यू सबसे छोटी होगी. अब ये वैल्यू छोटी है लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है. तो हाईएस्ट वैल्यू इसका उल्टा कर लीजिए आप, जिसके डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 है, डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू है. तो इस नंबर की ओवरऑल वैल्यू दैट इज़ वैल्यू ऑफ 1/7 इज़ हाईएस्ट. सो हम कह सकते हैं 2012 इज़ द करेक्ट आंसर. सो लेट अस मार्क देयर 2012. सो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारे पास आंसर है 2012. ओके, now moving on to the next question. Question number 52. Question number 52 says sales per employee. Again we will move to the table sales per employee. We have a column for sales per employee. हम इस कॉलम पे जाके देख सकते हैं क्या है. सेल्स पर एम्प्लॉय, दिस इज़ द कॉलम. अगेन यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ मैंशनड है मैंने सब वैल्यूज़ को इनके कंपेरेबल फॉर्म में लिख दिया. फॉर एग्जांपल 85/5 है, 90/85/5, 90/5, 95/10 है, मैंने इसको भी अपॉन 5 के फॉर्म में लिख दिया. फॉर एग्जांपल 47.5/5, तो मैंने इसको भी रिड्यूस कर दिया है. सिमिलरली 105/15 है, मैंने इसको भी
35/5 के फॉर्म में लिख दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एक के डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास 5 है। हेयर 5, हेयर ऑल्सो 5, हेयर ऑल्सो 5, हेयर ऑल्सो 5, तो हमारे पास कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। तो अगर हम देखें सेल्स पर एम्प्लॉई के कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा होगा। तो किसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ देखेंगे 90/5, यहाँ पे न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है, जो पिंक कलर से मैंने शो किया अभी। तो दिस इज़ फॉर 2009। सो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा 2009। सो लेट अस मार्क इट देयर, 52 के लिए 2009। Okay, 2009 is the correct answer. Now let us move to the next portion. Sales per rupees of expenditure was lowest in which year? अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें लोएस्ट पूछा जा रहा है, was lowest. ओके, सो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सेल्स पर एक्सपेंडिचर। तो हम अगेन क्वेश्चन के टेबल पे जाते हैं जो कि हमने बनाया है। तो सेल्स पर एक्सपेंडिचर हमारे पास एक कॉलम है सेल्स पर एक्सपेंडिचर का। तो अगर हम देखें सेल्स पर एक्सपेंडिचर इज हियर, दिस इज़ द सेल्स पर एक्सपेंडिचर कॉलम। तो यहाँ पे हम देखें सारी वैल्यूज़ मेंशन्ड है, इन वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना है। नाउ यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो फॉर्म, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म आ रही है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म आ रही है, वो कंपेरेबल नहीं है। हम देखें यहाँ पे तो 17/16, 18/17, 19/18, हम इनको कंपेयर सिमिलर इजीली ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, शॉर्ट तरीका है। तरीका क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 3/6 एंड 7/9, अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं और हमें इन कंपेयर करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। फॉर एग्जांपल हम 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। और माइंड हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनको डिवाइड करने के लिए। हाँ, सो 3 into 9, what will be the value? 3 into 9 will be 27 and 6 into 7 will be 42. So clearly we can see 42 is greater. Since 42 is greater, so this number, that is 7/9, this number is greater. Okay, so in conclusion we can say 3/6 is smaller than 7/9, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ऊपर जो कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम, इस कॉलम में सेल्स अपॉन एक्सपेंडिचर वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी होगी। ठीक है, आप ये खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के बाद आप देखेंगे कि द वैल्यू फॉर दिस 19/18 विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1.55, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2010। तो लेट अस मार्क इट देयर, 2010 इज़ द आंसर फॉर 53 के लिए हमारे पास 2010 है। 2010 is the answer. Okay, now let us move forward. Question number 54, expenditure per employee was lowest in which year? Again यहाँ पे भी हमें बोला है lowest. So expenditure per employee, again हम टेबल पे जाते हैं, टेबल पे जाके देखते हैं क्या है expenditure per employee। जो लास्ट कॉलम है, हमें लास्ट कॉलम पे देखना है। So we need to see the last column, this column. सो यहाँ पे क्लियरली वैल्यूज़ कंपेरेबल फॉर्म में आ रही है, 16, 17, 9, 4.3 एंड 7। सो लोएस्ट वैल्यू इज़ हेयर 4.3 फॉर विच ईयर? 2011। द लोएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास 2011 के लिए आ रही है। तो हम मार्क कर देते हैं 2011 क्वेश्चन नंबर 54 में। वी कैन मार्क इट हेयर 2011।
Moving on to next question. Simple annual growth rate of sales was highest between which year? Now we have to see the growth rate. ग्रोथ रेट क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर हमें ग्रोथ रेट निकालना है तो हम सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है. जो भी न्यू वैल्यू है माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू. ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ओल्ड वैल्यू के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू में कितना चेंज आया है. कितना चेंज जो आया है वही परसेंटेज ग्रोथ होता है और ग्रोथ होता है, सिंपल ग्रोथ. सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में. सो इफ़ वी लुक एट द क्वेश्चन, हमारे पास ऑप्शन गिवन है 8 to 9, 2009 to 10, 2010 to 11 एंड 2011 to 12. नाउ अब यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात कर रहा है. यहाँ पे जितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है वो जो ग्रोथ हुआ है वो किस ईयर में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हमें बस वही फाइंड आउट करना है. तो हम जाके टेबल के हेल्प ले सकते हैं अगेन. सो इफ़ यू लुक एट द टेबल, यहाँ पे हम देखें 2008 के लिए हमारे पास कांस्टेंट है 5, 2009 के लिए भी कांस्टेंट है तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा. 2010 में भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 5. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 5 हैं. तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है. ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? 2010 के बाद से हो रहा है. तो हम देखें 2010 के बाद से कितना ग्रोथ हो रहा है. तो न्यू वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, जो मैंने रेड से मार्क किया है, दिस वैल्यू 10. और हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितनी है जो कि मैंने ब्लू से मार्क कर रहा हूँ 5. तो हम इनके बीच में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है वो निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे? न्यू वैल्यू 10 माइनस 5 अपॉन 5. ओके, कितना आ जाएगा ये? 5/5 तो अप्रोक्सीमेटली 1. तो मतलब 100% ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे. ओके, 2010 के लिए हमारे पास ग्रोथ जो है वो 100% है फॉर 10 to 11. नाउ फॉर 11 to 12 हम देखें हमारे पास जो न्यू वैल्यू है वो कितनी है, जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ वो कितनी है? 15 है. तो अब हम इसके लिए देखें यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे जगह है. सो 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 10. So it will be around what 0.5, that is 50%. तो मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 50% ही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमारे पास 100% ग्रोथ हो रही है. तो हम देख सकते हैं कि 2010 से लेके 11 के बीच में हमारे पास जो ग्रोथ है वो 100% है, वो हाईएस्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो 55 का जो आंसर होगा वो 2010 से लेके 11 के बीच में. सो लेट अस मार्क इट देयर. 2010-11 is the correct answer. Okay. Now moving to the next questions. Next question हमारे पास again एक ग्राफ गिवन है. Now this is a bar graph. पिछला लाइन ग्राफ था and this is a bar graph. और इस ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो स्पेसिफाइड है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 1997 में हमारे पास वैल्यूज़ स्पेसिफाइड है 31.36. ओके, तो इसलिए इसकी एनालिसिस हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी. तो हम देखते हैं क्वेश्चंस. आप इस ग्राफ को देखिए, आप अपने पास क्वेश्चन पेपर रखिए क्योंकि मैं इसको अभी ऊपर कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं. तो लेट अस सी द क्वेश्चंस. व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 1997 ओवर द इन्वेस्टमेंट इन 1992. सो 1997 से 1992 में कितना है रेशियो, वही पूछ रहा है. तो सिंपल है, 1997 में हमारे पास है कितना 31.36 एंड 1992 में हमारे पास कितना है 5. 1992 में अगर देखें हम तो हमारे पास ये है. तो दिस इज़ 5.7. हमें सिंपली इनका रेशियो निकालना है. इसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा 5.5. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी A. So correct answer will be A. 5.5 will be the correct answer. Let us mark it here. A.
A is the correct answer. Okay. Now moving on to the next question. What was absolute difference in FDI to India between 1996 and 1997? 1996 से 1997 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना था? तो डिफरेंस ही पूछ रहा है, डिफरेंस हम सिंपली निकाल सकते हैं. डिफरेंस कितना है 1996 से 1997 के बीच में? तो हम यहाँ देख सकते हैं अगेन 31.36 और 1996 में कितना था? 24 point, let me use another color, wait, okay, red, so 24.23. ओके, तो हमें क्या करना है, इनका बस डिफरेंस लेना है. तो इनका डिफरेंस लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.13. ओके, 7.13 is the answer. Now if you look at the option says yes, there is an option 7.13. Let us mark it. Correct answer is 7.13. The option. Okay, moving on to the next question. Question number 58. Which year exhibits the highest growth in FDI in India over the period? Now अभी हमने डिस्कस किया ग्रोथ कॉन्सेप्ट के बारे में कि ग्रोथ किसे कहते हैं. ग्रोथ किसे कहते हैं? जो भी न्यू वैल्यू है माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू. तो इससे हम ग्रोथ निकाल सकते हैं. तो हमें निकालना है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है. तो अगर हम इसके लिए देखें 58 के लिए, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा. हम देखते हैं यहाँ पे. ओके, हम ग्राफ से देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस पीरियड के लिए अप्रोक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट है. मतलब 1992 से लेके 1995 तक हमारे पास जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है. तो इस रेंज में हाईएस्ट हमें नहीं मिलेगा. हमें हाईएस्ट मिल सकता है या तो 1995 से 1996 के बीच में या 1996 से 1997 के बीच में. तो हम सिंपली इन दोनों ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कौन सा ग्रोथ हाईएस्ट है. तो अगर हम निकालें 1995 से 1996 में, तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, 24.13 23 and minus the old value is 10.22 divided by the old value 10.22. so if we solve we will get the answer. So यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना, it will come out to be 1.36. so let me use blue color. so 1995 से लेके 1996 में हमारे पास जो परसेंटेज ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 1.37 आ रही है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं 1996 से 1997 के बीच में. सो मैं इसे ग्रीन कलर से शो करता हूँ. यहाँ पे 1997 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 31.36 और जो हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी, 24.23. तो माइनस 24.23 upon old value 24.23. so this will come out to be 0.29. so यहाँ ग्रीन कलर से अगर हम देखें 1996 से 1997 के बीच में जो हमारे पास न्यू वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0.2 आ रही है. तो हम कह सकते हैं सिंपली कि द परसेंटेज जो हाईएस्ट जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कब हो रहा है, 1995 से लेकर 1996 के बीच में. ये हमें ग्राफ से भी एविडेंट था. अगर हम सिंपली ग्राफ से भी देखते तो हमें पता चल जाता कि हाँ ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट यहीं पे होनी चाहिए. तो 1996 में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है. लेट अस मार्क इट देयर. क्वेश्चन नंबर 58 के लिए 1996 इज द करेक्ट आंसर. Let us move to the next question. What was total FDI for the period shown in the figure? हमें टोटल FDI पूछ रहे हैं, मतलब सिंपली हमें इनका सम कर देना है. लेट अस सी.
तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इनका सम कर देना है. सम विल बी व्हाट, 31.36, 24.23, 10.22, 12.16, 10.15 and 5.7. If we add this, we'll get 93.80. Oh no, 82, sorry. So this is the correct answer, 93.82. टोटल FDI जो इंडिया में आया इस पूरे इंटरवल में वो 93.82 है. So let us see if there is an option there. Yes, 93.82. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये है 93.82. This is the option. So mark it. This is the answer. Okay. Moving on to the next question. Next question says, okay, so again next question we have this. यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो कि मिसिंग है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 61 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 61 आ रहा है, और इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है, तो बीच में क्वेश्चन नंबर 60 मिसिंग है. लेट मी सी. यस, क्वेश्चन नंबर 61 इज़ मिसिंग. मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ यहीं पे ही, क्वेश्चन नंबर 60 का. सो आपको अगर आपके पास पेपर होगा तो आप देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें डाटा कुछ इस तरह से है. लेट मी राइट द डाटा हियर, कि मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. इफ़ इंडिया FDI फ्रॉम OPEC कंट्रीज वाज proportionately the same in 1992 and 1995 as the total FDI from all over the world, and if the FDI in 1992 from the OPEC countries was 2 million euros, what was the amount of FDI from OPEC countries in 1997? तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1992 में और 1997 में हमारे पास 1992 में और 1997 में हमारे पास जितना भी टोटल FDI आया है उसमें से प्रोपोर्शनेटली OPEC से जो आया है वो सेम है. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 मिलियन यूरोज़ हमारे पास OPEC कंट्रीज से आया है. कितने में? टोटल में. अब टोटल कितना था हमारे पास? टोटल था हमारे पास 5.7. ठीक है, 5.7. ये कौन से ईयर के लिए? ये ईयर है 1992 के लिए. वही बोल रहा है कि ये जो प्रपोर्शन आया है हमारे पास, ये जो प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में OPEC से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FDI आ रहा है, वो प्रपोर्शन 1992 और 1997 में सेम है. तो मतलब ये इक्वल होगा किसके? 1997 में जितना भी हुआ होगा. तो 1997 का हमारे पास टोटल पता है. अगर हम देखें ग्राफ में तो 1997 का हमारे पास टोटल पता है जो कि है 31.36. तो हमें निकालना है कि OPEC कंट्रीज से कितना है, तो बस हम उसको मान लेते हैं x, और जस्ट बाय इक्वेटिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द x. सो अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 × 31.36 डिवाइड बाय 5.7. ये होगी x की वैल्यू. तो ये कितनी आ जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 11. यस, अप्रोक्सीमेटली 11. सो करेक्ट आंसर विल बी 11 फॉर क्वेश्चन नंबर 60. आप देख सकते हैं इस स्कैनर में वो मिसिंग है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेज दैट यहाँ पे डाटाज गिवन है हमें. अब इन डाटाज को पढ़ के हमें निकालना पड़ेगा. तो हम कहाँ, यहीं पे लिख देते हैं. लेट अस राइट इट हियर ओनली. हमारे पास कितने हैं? 5 फ्लैट मेट्स हैं. आरुष, सौम्य, सिद्धार्थ, लावण्य एंड विवेक. ईच वन डू वन हाउस कीपिंग टास्क, मॉपिंग, स्वीपिंग, लॉन्ड्री, वैक्यूमिंग और डस्टिंग वन डे. यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे एंड होना चाहिए था. क्यों? यहाँ पे जो और लिखा है, और की जगह पे एंड होना चाहिए था, बिकॉज हर कोई काम कर रहा है ना. तो 5 काम है तो 5 दिन तो लग ही जाएंगे, और 5 लोग भी हैं. सो मंडे टू
ट्यूसडे की बात हो रही है। तो हम यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं फिर लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यू कैन सी, हम एक फ्रेश पेज नहीं, हम यहीं पे लिख देते हैं। हमें इन डाटा की ज़रूरत है, इसलिए मैं इन डाटा को ऊपर रख रहा हूँ। आप इन डाटा को देखते रहिएगा और हम साथ साथ में यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। सो आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, लुक फॉर द ग्रीन कलर ओनली। तो हमारे पास कितने लोग थे? हमारे पास हैं आरुष, सौम्य, सो वी कैन राइट इट हियर, आरुष एंड सौम्य, सौम्य इज देयर, सिद्धार्थ इज देयर एंड लावण्य इज देयर एंड विवेक इज देयर। ओके, हमारे पास ये सब लोग हैं एंड जस्ट वी विल लुक एट द कंडीशन वन बाय वन। कंडीशन क्या क्या बोलता है? तो पहला कंडीशन सेज विवेक डज नॉट वैक्यूम एंड डज नॉट डू हिज टास्क ऑन ट्यूसडे। तो हम देख सकते हैं कि विवेक के लिए हमारे पास ट्यूसडे के लिए कोई काम नहीं है, विवेक ट्यूसडे को काम नहीं करता है। तो ट्यूसडे एंड वैक्यूमिंग, VAC, सो ये दोनों काम विवेक नहीं करता है, तो वी विल क्रॉस इट। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। सौम्या डज द डस्टिंग एंड डज नॉट डू इट ऑन मंडे। सो सौम्या मंडे को काम नहीं कर रहा है, मंडे को सौम्या इज नॉट वर्किंग, बट सौम्या इज डूइंग डस्टिंग। तो सौम्या डस्टिंग कर रहा है। ओके, अनदर कंडीशन सेज द मॉपिंग इज डन ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है हमारे पास, थर्सडे को मॉपिंग हो रही है, उसको हम यहीं लिख देते हैं साइड में। ओके, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं थर्सडे को मॉपिंग हो रही है। एंड सिद्धार्थ डज हिज टास्क विच इज़ नॉट वैक्यूमिंग ऑन वेडनेसडे। सो सिद्धार्थ जो है वैक्यूमिंग करता है, सॉरी, सिद्धार्थ डज हिज टास्क विच इज़ नॉट वैक्यूम। सो सिद्धार्थ वैक्यूमिंग नहीं करता है, तो वैक्यूमिंग सिद्धार्थ नहीं करता है। सो वैक्यूमिंग सिद्धार्थ नहीं करता है, लेकिन कौन से दिन काम करता है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ वेडनेसडे को काम करता है, तो वी कैन राइट इट हियर वेडनेसडे। ओके, दिस इज टेबल यहीं तक ही है, तो हम यहीं तक देखेंगे। अनदर, द लॉन्ड्री इज डन ऑन फ्राइडे एंड नॉट बाय लावण्य। तो लावण्य है जो लॉन्ड्री नहीं करता है, सो वी कैन राइट इट हियर लॉन्ड्री। लॉन्ड्री जो है वो लावण्य नहीं करता है, तो हमें इसे क्रॉस करना है। ये जो मैंने ऊपर रेड से लिखे हैं ये वो चीज़ें हैं जो रिस्पेक्टिवली उनके नीचे जो नाम लिखे हैं वो नहीं करते हैं। जैसे मंडे को सौम्य काम नहीं करता है, वैक्यूमिंग सिद्धार्थ नहीं करता है, लावण्य और लॉन्ड्री नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन में एक और इन्फॉर्मेशन थी जो कि थी लॉन्ड्री है वो फ्राइडे को होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्राइडे को क्या होता है? फ्राइडे को होता है हमारे पास लॉन्ड्री। ओके, लास्ट सेज आरुष डज हिज टास्क ऑन मंडे। आरुष है वो मंडे को काम करता है, सो यहाँ पे आरुष मंडे को काम करता है। अब हमको बाकी चीज़ें फिल करनी है। अब हम देखें, अगर यहाँ पे मॉपिंग थर्सडे को होती है और फ्राइडे को लॉन्ड्री होती है, और कुछ गिवन है नहीं। हमारे पास डस्टिंग के लिए गिवन है। डस्टिंग अगर हम देखें तो सौम्या डस्टिंग करता है लेकिन मंडे और फ्राइडे को नहीं करता है। तो अगर हम डस्टिंग के लिए बनाएं, अगर हम डस्टिंग के लिए देखें, तो हमारे पास कितने दिन है? मंडे को नहीं होती है, ठीक है, ट्यूसडे को हो सकती है, हाँ ट्यूसडे को डस्टिंग हो सकती है, ट्यूसडे को हो सकती है, वेडनेसडे को हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को तो सिद्धार्थ काम कर रहा है और सौम्य डस्टिंग करता है, तो सिद्धार्थ वाले सेक्शन में डस्टिंग नहीं आ सकती, तो वेडनेसडे भी नहीं है।
थर्सडे हो सकती है क्या? नहीं, थर्सडे भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि थर्सडे को तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंशनड है, थर्सडे को मॉपिंग हो रही है, तो थर्सडे भी नहीं हो सकती। और फ्राइडे को लॉन्ड्री हो रही है, तो हमारे पास डस्टिंग के लिए एक ही दिन बचा। कौन सा बचा? ट्यूसडे बचा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूसडे इज़ फॉर डस्टिंग। मैं डार्क ब्लू कलर, पिंक कलर से शो कर रहा हूँ ट्यूसडे, जो हम अभी भरने वाले हैं, जो इस सेक्शन से हमें भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमने यहाँ पे निकाला है कि ट्यूसडे को लॉन्ड्री डस्टिंग हो रही है, वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूसडे। एंड अगेन अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नाउ वी कैन सी लॉन्ड्री जो है वो लावण्य नहीं करता है, तो ऑब्वियसली लॉन्ड्री कौन करेगा फिर? विवेक करेगा। नहीं, हम यहाँ से कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, अभी हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं हम मॉपिंग कब हो रही है? थर्सडे को हो रही है, और फ्राइडे को लॉन्ड्री हो रही है, तो फ्राइडे को कौन काम नहीं कर सकता है? तो अगर फ्राइडे को लॉन्ड्री हो रही है तो लावण्य फ्राइडे को काम नहीं करेगा, है ना? फ्राइडे को अगर लॉन्ड्री हो रही है तो लावण्य जो है वो फ्राइडे को काम नहीं करेगा, क्योंकि लावण्य लॉन्ड्री नहीं करता है। उसके ऊपर देखो, लावण्य के ऊपर हमने लिखा है कि लावण्य लॉन्ड्री नहीं करता है। तो अगर लावण्य लॉन्ड्री नहीं करता है तो लावण्य फ्राइडे को भी काम नहीं करेगा, तो फ्राइडे को कौन काम करेगा? विवेक काम करेगा। तो फ्राइडे इज़ फॉर विवेक। ओके, तो यहाँ पे बचा थर्सडे। अब थर्सडे को क्या हो रहा है? मॉपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मॉपिंग आ जाएगा। फ्राइडे को क्या हो रहा है? लॉन्ड्री हो रहा है। बचे हमारे पास दो काम बचे हैं, कौन कौन से? स्वीपिंग एंड वैक्यूमिंग। अब सिद्धार्थ के लिए लिखा है हमारे पास वैक्यूमिंग, सिद्धार्थ नहीं करेगा, तो सिद्धार्थ क्या करेगा? स्वीपिंग करेगा। और वैक्यूमिंग कौन करेगा? आरुष करेगा। ए, वैक्यूमिंग। यस और नो? सो इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी टेबल बना ली। दिस इज़ द फाइनल टेबल, है ना? ये जो पिंक से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल टेबल। इसमें हम देख सकते हैं कि आरुष, सौम्य, सिद्धार्थ, लावण्य और विवेक, हर कोई है। आरुष, सौम्य, सिद्धार्थ, लावण्य, विवेक। और आरुष वैक्यूमिंग कर रहा है मंडे को, सौम्य डस्टिंग कर रहा है ट्यूसडे को, सिद्धार्थ स्वीपिंग कर रहा है वेडनेसडे को, एंड लावण्य मॉपिंग कर रहा है थर्सडे को। तो इससे हम अब क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। यस और नो? यस। सो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये इरेज हो जाएगा यहाँ से, कि क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ढंग से देखने के लिए। और हम क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का देखें। सो व्हाट टास्क डज सिद्धार्थ डू ऑन वेडनेसडे? सिद्धार्थ वेडनेसडे को क्या कर रहा है? स्वीपिंग कर रहा है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, स्वीपिंग। मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ स्वीपिंग, करेक्ट आंसर जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट टास्क डज विवेक डू? विवेक कौन सा टास्क करता है? विवेक लॉन्ड्री करता है। कब करता है? फ्राइडे को करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है डी, लॉन्ड्री। आंसर इज डी, लॉन्ड्री। नाउ मैं इसको हटा रहा हूँ, नीचे चलते हैं। व्हाट डे इज़ द वैक्यूमिंग डन? तो अब पिछले को टेबल के हिसाब से वैक्यूमिंग कब हो रहा है? मंडे को हो रहा है। कौन कर रहा है? आरुष कर रहा है। सो वैक्यूमिंग इज डन ऑन मंडे। ठीक है। व्हाट डे डज लावण्य डू हर वर्क? लावण्य कब अपना काम कर रही है? थर्सडे को। क्या कर रही है? मॉपिंग कर रही है। सो आंसर इज डी, थर्सडे। एंड व्हेन डज सौम्य डू द डस्टिंग? सौम्य डस्टिंग कब करता है? ये करता है ट्यूसडे को। सो आंसर इज ट्यूसडे। ओके, सो यहाँ तक हमारा सारा हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी टेबल गिवन है। टेबल के हिसाब से हमें सारे आंसर निकालने हैं। सो टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंट्री हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड? दिस पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस पीरियड का मतलब है पूरा, मतलब 2010 से लेके 2014 तक पूरा। सो इफ़ यू सी एवरेज अमाउंट पूछ रहा है ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाला कॉलम ये रहा हमारे पास, इंटरेस्ट वाला कॉलम ये है। इसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम सबका सम कर देते हैं। तो 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4। इफ़ वी ऐड दिस विल गेट
10 and 9 19, 23, 3 and 2, 5 2, 7, 8, 14, 23, 3 and 18. Yes, so 183.3. This is the sum. For how many years? For 5 years. So average will be when we divide it by the 5. So the answer come out to be 36.66. okay, this is the answer. So correct answer will be 36.66. let me show it with the red color. 36.66 हमारे पास correct answer आ गया. okay, let us move to the next question. Question number 66 says the total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of the total amount of salary. हमें यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना है. क्या बोनस पूछा जा रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी. तो बोनस और सैलरी का टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा इस पूरे पीरियड के लिए. तो हम वापस चलते हैं टेबल पे. हाँ, टेबल पे देखें तो बोनस और सैलरी हमारे पास दोनों कॉलम अवेलेबल है. यहाँ पे बोनस हो गया और यहाँ पे सैलरी हो गई. सैलरी हो गई. ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, सम कर सकते हैं. तो बोनस का अगर सम कर दें हम 3 + 2.52 + 3.84 + 3.68 + 3.96. so this will come out to 10 10 20 0 and again, so it is 0, so it is 17. So it is 17. Just it is 17. okay, now coming to the salary portion. This is the salary. हमें सैलरी के सैलरी का टोटल करेंगे हम. तो सैलरी इज अराउंड 8 + 2 10 and 20 0 2, 8 + 4 12 to 14 to 16 and 5 21 1 2 and 5 to 7 3 10 and 17. so 17 10. तो अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, ये इसका 1% है ना. अगर हम देखें तो 1700 का कितना है, 1% ही होगा ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली तो पूछा गया है. तो क्वेश्चन में आके देखते हैं हम व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट. तो ये कितना है, 1% के लगभग आ रहा है. सो आंसर विल बी व्हाट, सी इज़ 1%. अगर आपको परसेंटेज निकालना ही है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 17/1710 × 100. तो इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अप्रोक्सीमेटली 99%, 0.99 आएगा. लेट मी चेक. 17 डिवाइड बाय 1710. यस, तो अप्रोक्सीमेटली 0.99% आ रहा है. तो मतलब 1% के लगभग आ गया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 68. द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2010 was approximately what percent of the total expenditure in 2024? Sorry, 14. तो 2010 और 2014 का हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है और बताना है कि 2010 का जो एक्सपेंडिचर है वो 2014 के एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट था. तो हमें इसके लिए उसका पूरा सम निकालना पड़ेगा. तो वापस हम टेबल पे चलते हैं. ओके, सो अगेन यू कैन सी 2010 के लिए 2010 हमारे पास ये रहा, 2014 ये रहा. हमें इस पूरे रो का निकालना पड़ेगा सम. ओके, सो 288 + 98 + 3 + 23.4 + 83. तो इसका टोटल सम आ रहा है हमारे पास 495.4. ओके, नाउ 2014 के लिए हम निकालेंगे. we'll get the sum equals to 713.36. ओके, हमें बताना है कि 2010 वाला कितना परसेंटेज है 2014 के. तो ये सिंपली हम निकाल सकते हैं कैसे, 495.4 डिवाइड बाय 700 yes or no, 713.36. This is the change and it will come out to be approximately
let me see, 0.69, yes, 0. No, it's not 0.69. Let me see the question again. The total expenditure on all these items in 2010 was approximately what percent of the total expenditure in 2014? So 495.4 divided by 713.36. Yes, so it's come out to be approximately 65%, 69%. हमने 2010 के लिए निकाला तो 2010 का हमारे पास कितना था? 2010 का हमारे पास जो टोटल था 2010 का हमारे पास था 495.4. 2014 के लिए था हमारे पास 713.36. हम इसका रेशियो निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 69%. So correct option will be C, 69%. Okay, moving on to the 69th question. 69th question says the total expenditure of company over these item during the year 2012. So हमें total expenditure निकालना है कौन सी ईयर के लिए? 2012 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है. सो हमें बस उस पूरे रो का सम करना पड़ेगा. लेट अस सी 2012 यहाँ पे रहा, इसके लिए हमें पूरा सम करना है. सो 324 प्लस 101 प्लस 3.84 प्लस 41.6 प्लस 74 totals come out to be is equal to 544.44. Okay, so this is the total. Let us see the option. Yes, option contains A is the option. A is the correct answer. Okay, now the last question. What is the last question? The ratio between the total expenditure on taxes for all years. So यहाँ पे taxes की बात हो रही है for all years and the total expenditure for the fuels. तो यहाँ पे दूसरा जो है ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली. मतलब हमें क्या निकालना है? हमें जितना भी टोटल आएगा कितना टैक्सेस का, सॉरी लेट मी अनडू इट. ओके, सो टैक्सेस एंड फॉर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो हमें इसका रेशियो निकालना है. दिस रेशियो विल गिव अस द आंसर. सो उसके लिए हम अगेन टेबल पे चलते हैं. टेबल पे देखते हैं क्या है. सो टैक्सेस इज हेयर एंड द फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज हेयर. सो हमें इनका पूरा सम निकालना है. सो सम फॉर द टैक्सेस विल बी व्हाट? सम फॉर द टैक्सेस हम सम करते हैं तो इट कम आउट टू बी 451. And sum for the fuel and transportation comes out to be 586. Okay, so हमें बस इसका रेशियो निकालना है. तो रेशियो विल बी व्हाट? 451 डिवाइड बाय 586. so it come out to be 0.7. या सिंपली हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 3 से 5, 7 से 42. no, it will be quite difficult to reduce them in तो 0.7. तो हमें इनका इसके लिए सारे ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा. सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में कौन सा 0.7 के लगभग आ रहा है. सो 4 डिवाइड बाय 7. व्हाट इज़ 4 डिवाइड बाय 7? इट कम आउट टू बी 0.5 के लगभग आएगा. नहीं, ये नहीं हो सकता. ए ऑप्शन इज़ गलत. 15 by 18 it will be around 0.8. 15, 36 and 150, it's 0.8 I think. yes, it's 0.83. so ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है. बी ऑप्शन देखें 10 by 13. so it will be what? 10 divided by 13
अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के लिए वही आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर, यस। I am showing with blue. B is the correct answer for 70. Now moving on to the next set of questions. Question number 71. 71 is a figure question. फिगर क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्लस है, एक आर्क है एंड एक सॉलिड है विच इज़ ऑफ सर्कल। नाउ लुकिंग एट दिस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन देखते हैं और यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन देखते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे प्लस जो है वो अपने सेम पोजीशन पे है, बट ये दोनों पोजीशन चेंज कर गए हैं और जो इक्वल टू था वो आर्क बन गया है ना। अगर आप रेड वाला देखें तो इक्वल टू आर्क बन चुका है, बल्कि हर एक उसमें सिर्फ आर्क और इक्वल टू ही चेंज हो रहे हैं और प्लस चेंज हो रहा है, लेकिन सॉलिड चेंज नहीं हो रहा है। सॉलिड कौन सा है? सर्कल है। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, एक तरीका जो है, यहाँ से यहाँ देखें, ये सेंटर पे आ गया, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये सेंटर पे गया। तो अगर यहाँ पे सबसे, अगर हम यहाँ पे देखें, ब्लू वाले पे देखिए आप, अगर ये सेंटर यहाँ पे ऊपर में है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिडिल में होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मिडिल में होना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से मिडिल में है। तो बी और सी में मिडिल में है, तो ए और डी तो ऐसे ही चले गए, हमें बी और सी देखना है। नाउ हम दूसरे फिगर्स को देखते हैं। यहाँ पे प्लस जो है प्लस ही रह रहा है और इक्वल टू आर्क में चेंज होता है, फिर उसके बाद आर्क वैसा वैसा रहता है और प्लस इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दो बार इक्वल टू आ रहा है, 2 बार प्लस आ रहा है और 2 बार इक्वल टू आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार प्लस है और एक बार आर्क है। यहाँ पे देखें तो एक बार प्लस है और एक बार आर्क है, तो अगले में एक बार इक्वल टू तो होना ही चाहिए। तो बी और सी दोनों में इक्वल टू है। अब हमें देखना है कौन सा रहेगा, आर्क रहेगा कि प्लस रहेगा। दिस इज़ द आर्क, ये आर्क में रहेगा या ये प्लस में रहेगा। तो हमें बस ये दोनों चीज़ें चेक करनी है अब लास्टली। तो ये प्लस बन गया इक्वल टू नहीं। So yes, we can see equal to प्लस रहेगा और आर्क जो है वो इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। हम इन दोनों के इससे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्क इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, प्लस वैसा का वैसा रहेगा, आर्क विल चेंज इनटू इक्वल टू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, these are the mathematical reasoning question, so it will not take much time. From 2 to 6 there is a change of 4. From 6 to 18 there is a change of 8. From, let me write it here, 4, 8, 14 to 26 there is a change of 12. So what will be the change here? You can see there is a pattern, 4 ones are 4. What is the pattern? Pattern is the simple one, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3. So 4 into 4 will be the next, and 4 into 5 will be the next. So 4 into 4 16, and 4 into 5 20. So from here to here, from 26 to here, the difference should be 16. So if we add 16, we'll get what? 42. So correct option will be what? 42. Okay, understand? Moving to the next question, question number 73. Question number 73 says a group of students decided to collect as many पैसे। देखने की, so यहाँ पे देखने की जरूरत है, यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है। Here it is talking about पैसे, not rupees, और जो अमाउंट गिवन है वो रुपीज़ में गिवन है। So ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो a group of students decided to collect as many पैसे from each member of group as is the number of member। इसको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास सिर्फ 3 लोग हैं, तो 3 लोग में से हर एक से हम 3-3 रुपये ले रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 3 into 3 दैट इज़ 9। तो सिंपली यहाँ पे पूछा, यहाँ पे ग्रुप का स्ट्रेंथ नहीं गिवन है, हमें ग्रुप का स्ट्रेंथ ही निकालना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप की स्ट्रेंथ को अगर हम x मान लें, अगर x मेंबर आर देयर इन दैट ग्रुप, तो हर एक बंदे से हम कितने अमाउंट लेंगे, x अमाउंट ही लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी x इंटू x, ओके। तो इट विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, यहाँ पे गिवन है 59.29, ये रुपीज़ में है। और जो एक्स स्क्वायर जो आएगा हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर हमने लिया है वो किस में लिया है, पैसे में लिया है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है पैसे, है ना। सो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कितना हो जाएगा ये 59.29 पैसे, यस और नो। तो सिंपली यहाँ पे शो करते हैं एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 59.29। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू हाउ मच। यहाँ पे ऑब्वियसली इतने बड़े का हमें स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो सकता है, तो आप ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू आप चेक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर विल बी व्हाट, 77। सो करेक्ट आंसर इज सी, 77। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. 74 says the ratio between the length and the breadth of the rectangular park is 3:2. सो अगर हमारे पास ये एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसका लेंथ जो होगा वो 3x कर लेंगे हम, और फिट जो होगा जो ब्रेड्थ है वो 2x. If a man cycling along the boundary of the park at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और हमसे जो क्वेश्चन में बोला, जो दूसरा टाइम गिवन है वो 8 मिनट्स में गिवन है। तो यहाँ पे आवर्स को हमें या तो मिनट में करना पड़ेगा, या तो हम दोनों को ही सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर पर आवर को हम अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में, यस और नो, यस। सो यहाँ से हमें मिल गया जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में मिल गई। नाउ लेट अस सी, अब वो 8 मिनट तो चल रहा है, और कहाँ चल रहा है, बाउंड्री में चल रहा है। तो हम जानते हैं बाउंड्री का मतलब क्या है, पेरीमीटर हो गया। तो कितनी स्पीड से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितनी देर तक चल रहा है, 8 मिनट तक चल रहा है। तो कितना डिस्टेंस वो 8 मिनट में ट्रेवल कर लेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास बाउंड्री के इक्वल होगा। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, तो हम इसका पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। सो पेरीमीटर विल बी, जो हमारे पास स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में, तो 12 × 15 डिवाइड बाय 18, दिस इज द स्पीड। कितने टाइम पे चल रहा है, 8 मिनट। तो इसको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 8 × 60, यस और नो। यहाँ पे जो ये है ये टाइम है, दिस इज टाइम, और दिस पोर्शन इज व्हाट, दिस इज स्पीड, okay. Now calculating this 4, this 6, and this will go with 10. So 10, 40 × 15, 600. So it will come out to be 1600. So जो हमारे पास आ रहा है पेरीमीटर, so पेरीमीटर इज़ वॉट 1600 मीटर्स में, यस और नो। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या है, बाउंड्री, मतलब उसने बाउंड्री जो कवर की पूरी 8 मिनट में की, तो बाउंड्री की लेंथ कितनी थी, 1600 मीटर थी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 किलोमीटर्स। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री आ गई हमारे पास। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका हमें साइड का रेशियो गिवन है, यहाँ पे जो लिखा है 2x एंड 3x। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 × लेंथ × विड्थ, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ इज़ व्हाट 3x प्लस विड्थ इज़ व्हाट 2x,
so it will come out to be what, 3 plus 2 5, 5 to the 10, so it is 10x. so 10x is perimeter, 10x is perimeter, और perimeter हमारे पास कितना है, 1600 है. हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. so we can equate this two. so equating this two we will get what, value of x. value of x is what, अगर हम करेंगे तो 10 के यहाँ 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 160. अब x की वैल्यू 160 आ गई, तो इससे हमें साइड्स मिल जाएंगे. साइड्स कैसे मिल जाएंगे, साइड्स के लिए अगर हम देखें, आई एम यूजिंग पिंक कलर. सो 3 इंटू 160 कितना हो गया, 480. सो लेंथ विल बी व्हाट, 480, एंड 2 इंटू 160 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 320. सो हेयर द विड्थ विल बी 320. ओके, तो हमारे पास साइड्स आ गई. किस में आई हैं साइड्स, हमारे पास मीटर में आई हैं. ओके, 480 मीटर एंड 320 मीटर्स. नाउ यहाँ पे भी जो पूछ रहा है एरिया ऑफ द पार्क पूछ रहा है. एरिया इज सिंपल, मल्टीप्लाइंग दिस टू विल गेट द आंसर. अब यहाँ पे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं. लेट मी क्लियर दिस ताकि हम ऑप्शन ढंग से देख पाएँ. ओके, सो मैं बना दे रहा हूँ एक बार. यहाँ पे फाइनली हमारे पास ये रेक्टेंगल वो था, पार्क था. यहाँ पे हमारे पास लेंथ आई थी हमारे पास 480 मीटर्स, और यहाँ पे 320 मीटर्स. अब अगर हम देखें हमारे पास एरिया निकालना है. एरिया के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ. अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके एंड में ज़ीरोज़ हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें भी एंड में 2 0 होने चाहिए. तो उस हिसाब से ऑप्शन ए में अगर हम देखें और ऑप्शन बी में अगर हम देखें एक ही 0 है, तो ये तो ऐसे ही कट जाते हैं. ऑप्शन बी और डी देखते हैं, यहाँ पे 2 0 हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, एंड नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 इज़ वॉट, 16, दैट इज़ 6. सो जो अगला नंबर होना चाहिए 0 के बाद वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ज़ीरोज़ के बाद 6 आ रहा है, ये बी ऑप्शन हो गया. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. ये तरीका है जिससे हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस हम ऐसे ऑप्शंस देख के आंसर लगा सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सी यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम जाएगा. ओके, सो इसका आंसर है बी, 153600. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग वाले वीडियो में भी. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है. इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम देख सकते हैं ग्रोज एनुअली 15% ऑफ इट्स हाइट. यहाँ पे भी सेम वही लाइन लिखी है, ऑफ इट्स हाइट. तो जितनी भी हाइट है उसका 15% वो ग्रो कर रहा है. मान लीजिए अगर इस साल उसका हाइट 100 है, तो नेक्स्ट ईयर उसका हाइट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसका हाइट हो जाएगा 115. सो अब नेक्स्ट ईयर 115, इसी में 15% और ऐड होके इसका न्यू हाइट निकलेगा. ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग का केस बन जाता है. तो कंपाउंडिंग के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमें पता ही है. सो 75 इंटू 1 प्लस और इज द परसेंटेज 15 डिवाइड बाय 100. कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. और इसको हम सिंपली सॉल्व करना चाहें तो 75 इंटू 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 115 डिवाइड बाय 100. ओके, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको. दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. कैलकुलेशन में रेड से शो कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. अगेन अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 and 4, सो 115 इंटू 3 by 4 इंटू 1.15 इंटू 1.15. अगर हम यहाँ पे इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं. कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0.75 है ना, ये वैल्यू 1 के अप्रॉक्स है और ये भी वैल्यू 1 के अप्रॉक्स है. मतलब हम 115 को थोड़े से 1 से कम से और थोड़े से 1 से ज़्यादा के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये 115 के आसपास ही रहेगी वैल्यू.
सिंपल कॉमन सेंस से हम ये लगा सकते हैं पता। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर डी हो जाएगा 114, क्योंकि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 100 के लगभग जाएगा नहीं, क्योंकि ये 115 है और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो कुछ नंबर 1 से ज़्यादा भी हैं, तो ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है। तो सारे नंबर देखेंगे 114 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी 114। सो विद दिस वी विल एंड दिस लेक्चर। इस लेक्चर को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज देयर वॉज एन इमरजेंसी इन माई फैमिली, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, इसमें 4 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी लेंदी नेचर के भी थे और काफ़ी वर्ड प्रॉब्लमेटिक भी थे। हमने आरुष और विवेक वाला जो क्वेश्चन था वो किया, हमने फिर पर्टिकुलरली बार ग्राफ देखे, लाइन ग्राफ देखे और एक टेबल भी देखा, ग्रोथ निकालना भी सीख लिया हमने इसमें। So if you like the explanation and if you like the video, please hit the like button, and if you want more explanation or if you want me to teach any of the topic regarding mathematical reasoning or logical reasoning, you can comment in the section. So with this, we'll end this lecture. Thank you.